हेलो फ्रेंड्स। आज हम सब जो है वो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि हमारे पास वेरियस एग्जाम्स आ रहे हैं और हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स का अपना एक अलग वेटेज होता है। तो चलिए हम करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं। तो जुलाई का जो करंट अफेयर्स है हम पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं और हम बहुत सिलेक्टिव टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो आज हम 1 जुलाई से 5 जुलाई तक की करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक छत्तीसगढ़ में जो भी घटनाएं घटी और उनसे संबंधित जो भी टॉपिक्स थे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान, शीशल शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, फिर है जेनेटिक कार्ड क्या होता है, पौधा तुहर दुआर कार्यक्रम, ताइक्वाडो, अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ, फिर शाला प्रवेशोत्सव, मिलेट मिशन छत्तीसगढ़, ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर, रीपा दैट इज रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, हरेली त्योहार, देश का सबसे बड़ा थोक बाजार, रोका छेका और नैनो यूरिया। 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक जो भी घटनाएं छत्तीसगढ़ में चली थी उसमें से जो सेलेक्टिव टॉपिक्स हमारे पास आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये सारे हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारे टॉपिक्स के बारे में एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान की उप महानिर्देशक ने छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन को सराहा। अभी अभी घाना में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें मिलेट मिशन से संबंधित बहुत से कार्यक्रम रखे गए थे जिसमें छत्तीसगढ़ जो मिलेट मिशन है और धान अनुसंधान संस्थान जो है उसके बारे में जो है हमारी अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान की जो उप महानिर्देशक हैं जिनका नाम है सुश्री जोआना पोटाका, इन्होंने छत्तीसगढ़ की बहुत सराहना की है क्योंकि यहाँ पे उनका कहना है कि यहाँ पे जिस तरीके से धान पे रिसर्चेस चल रहे हैं साइड बाय साइड जिस तरीके से मिलेट्स पे वर्क कर रहा है वो बहुत सराहनीय है और आने वाले भविष्य में ये छत्तीसगढ़ को अपनी एक नई पहचान देगा। तो देखते हैं कि ये कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था घाना में आयोजित हुआ था। इसका नाम क्या था? अंतरराष्ट्रीय हाई इम्पैक्ट राइस ब्रीडिंग कार्यशाला। ये 3 दिवसीय कार्यशाला थी जिसका आयोजन जो है वो घाना में हुआ था। देखिए एक एक पॉइंट एग्जाम के हिसाब से हमको बहुत ध्यान देना है। सारी लाइंस में से हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कहाँ हुआ था, तो उनकी जो उप महानिर्देशक है उनका नाम क्या है, जो कार्यक्रम आयोजित हुआ जो कार्यशाला उसका नाम क्या था, ठीक है, उसका विषय क्या था। तो ये जो कार्यशाला थी उसका विषय था धान प्रजनन कार्यक्रम का आधुनिकीकरण। धान प्रजनन कार्यक्रम का आधुनिकीकरण जो है वो इस कार्यशाला का विषय रहा है। ये जो कार्यशाला है उसमें से छत्तीसगढ़ से कौन शामिल हुआ है? तो छत्तीसगढ़ से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी जो हैं वो इस कार्यशाला में शामिल हुए। उन्होंने सुश्री पोटाका जी से मुलाकात भी की और हमारे यहाँ पे चल रहे अलग अलग अनुसंधान जो धान के क्षेत्र में किए जा रहे हैं उसकी जानकारी उनको दी। ये सारी चीजें सुन के उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इन चीजों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहना की जो हमारे लिए गर्व की बात है। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो कि है शीशल शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, तो शीशल शिल्प जो है वो एक प्रकार का शिल्प होता है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे कि वो क्या होता है। लेकिन हम देखते हैं कि पहले ये कार्यक्रम कहाँ चल रहा है, तो बस्तर जिले के ग्राम करंदोला में चल रहा है। ये जो प्रशिक्षण है वो कुल 3 माह की अवधि तक जो है लोगों को दिया जाएगा और इसका शुभारंभ किसने किया है? श्री चंदन कश्यप जी ने किया है जो कि छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और ये जो शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शिल्प प्रशिक्षण देकर लोगों को रोजगार से जोड़ना। जैसा कि हम जानते हैं कि जनरली जो मध्यम आयु वर्ग, मध्यम इनकम या आर्थिक वर्ग के लोग हैं या निम्न आर्थिक वर्ग के लोग हैं तो उन्हें सरकार की कोशिश होती है कि रोजगार के अलग अलग साधन दिया जाए। और पिछले कुछ वर्षों से सरकार का जो रुझान है वो रोजगार से हटके स्वरोजगार की तरफ ज्यादा गया है। तो इसलिए सरकार की हमेशा से कोशिश रही है कि लोगों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि वो स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़े। तो इसी
चीज को आगे बढ़ाते हुए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है उसका शुभारंभ किया गया है, ताकि लोग जो है वो शीशल शिल्प में प्रशिक्षण लेके जो शिल्प है उसका निर्माण करें, उसे बाजार में बेचें और अपना जीवन स्तर सुधारें। अब हम इतने देर से शीशल शिल्प की बात कर रहे हैं, अब हम देखेंगे कि शीशल शिल्प होता क्या है। तो शीशल शिल्प क्या होता है? शीशल एक्चुअली एक प्लांट होता है, और वो जो प्लांट है उसकी जो लकड़ी है उसे जब कूटा जाता है तो सफेद कलर का रेशा बनता है, और वो रेशा इतना मजबूत होता है कि कहा जाता है कि पुराने समय में जो जहाज होते थे जो समुद्र में चलते थे तो उनमें लंगर के रूप में इन शीशल शिल्प के रेशों से बनी रस्सियों का इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये रस्सियां महीनों भी अगर पानी में डूबी रहती थी तो भी ये सड़ती या गलती नहीं थी। तो ये जो शीशल वृक्ष की जो रेशे हैं उनसे अलग अलग सजावटी सामान, वस्तुएं, टोकरियां, इन सारी चीजों का निर्माण करना इस प्रशिक्षण में, कार्यशाला में सिखाया जा रहा है। फिर ये जो वस्तुएं हैं इनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सरकार की तरफ से इन वस्तुओं के लिए एक बाजार जो है वो प्रशिक्षुओं को प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि ये अपने द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उचित मूल्य प्राप्त कर सके। तो ये हमारा जो दूसरा टॉपिक था शीशल शिल्प, उसकी डिटेलिंग थी। अब हम जानते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में एनीमिया जो है वो बच्चों और महिलाओं की एक सामान्य समस्या है जो बहुतायत मात्रा में देखी जाती है, और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये समस्या थोड़ी ज्यादा गंभीर हो जाती है। तो इसीलिए केंद्र सरकार ने इस समस्या से जूझने के लिए एक मिशन का आरंभ किया है जिसका नाम है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। ठीक है, इसका शुभारंभ कब से हुआ है? 1 जुलाई 2023 से। और इसका शुभारंभ किसने किया है? हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका छत्तीसगढ़ पे क्या इम्पैक्ट है। तो छत्तीसगढ़ पे भी सेम डेट पे इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ में हमारे वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कौन है? श्री टी.एस. सिंहदेव जी हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में इस योजना, ये जो मिशन है वो कहाँ से शुरू किया गया है? तो शहडोल से इस योजना का या इस मिशन का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि सिकल सेल और एनीमिया के लिए लोगों को जागरूक करना, जो इससे पीड़ित है उनका उचित इलाज करवाना, और जो भी संसाधन इससे उबरने के लिए लोगों को चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड कराना, ये इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। अब हम देखते हैं कि इस दौरान रोगियों को जेनेटिक स्टेटस कार्ड भी वितरित किया जाता है। जेनेटिक स्टेटस कार्ड क्या है? ये एक प्रकार का कार्ड है कि इस रोग से पीड़ित जो लोग हैं उनको एक कार्ड वितरित किया जाता है। इस कार्ड में उनकी पूरी डिटेलिंग होती है और इस कार्ड के थ्रू वो अपना इलाज मुफ्त में कहीं भी करा सकते हैं। ठीक है, ये जो मिशन है इसका मुख्य उद्देश्य है कि 2047 तक 2047 तक सिकल सेल को समाप्त करना भारत से। ठीक है, और इसका संचालन वर्तमान में कहाँ हो रहा है? तो देश के 17 राज्य और 278 जिलों में इस मिशन का संचालन किया गया है, जिनमें से एक राज्य छत्तीसगढ़ भी है। ठीक है, इसमें कार्यक्रम क्या होगा, मतलब ये मिशन कैसे चलाया जाएगा? तो ये मिशन जो है वो विकास खंडवार चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को सिकल सेल के कारण और बचाव के उपाय जो है वो बताए जाएंगे, और जिन लोगों को सिकल सेल की समस्या है उनको जरूरी जांच और इलाज जो है वो मुहैया करवाई जाएगी। अब हमने बात की थी जेनेटिक कार्ड की, तो जैसा कि मैंने बताया कि जेनेटिक कार्ड जो है इसके माध्यम से सिकल सेल स्क्रीनिंग किए गए व्यक्ति अपना इलाज निःशुल्क करा पाएंगे, जिससे कि वो इस समस्या से उबर पाएंगे या बहुत, और देश में और राज्यों में भी सिकल सेल संबंधित जो पीड़ित हैं उनकी जीवन स्तर में काफी सुधार आएगा। ये इस मिशन का डिटेलिंग है। अब हम देखते हैं हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पौधा तुहर दुआर कार्यक्रम। हमेशा से हमारा देश और हमारा जो राज्य है वो पर्यावरण के प्रति बहुत सजग रहा है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है कि जैसे ही सावन का महीना या बारिश शुरू होती है तो राज्य शासन के द्वारा वन विभाग के सहयोग से पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाता है, और ये हर किसी को बांटा जाता है ताकि लोग जो हैं वो अपने घरों में, अपने आसपास के खाली क्षेत्रों में पौधा उगाएं और पर्यावरण को अच्छा बनाएं। तो देखते हैं कि ये कार्यक्रम क्या है। तो ये कार्यक्रम जो है वो इस वर्ष 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। ये पूरा 1 महीने का कार्यक्रम डिसाइड किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ वातावरण
तथा वृक्षारोपण के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करना जो है वो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। ये कार्यक्रम वन विभाग के द्वारा लोगों को निःशुल्क पौधा इस कार्यक्रम के द्वारा वितरित किया जाएगा और इसका शुभारंभ जो है वो इस वर्ष किसने किया है, तो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर जी ने इस कार्यक्रम का इस वर्ष शुभारंभ किया है। हो सकता है हमारे एग्जाम में ये पॉइंट्स पूछे जाए कि इस वर्ष कब तक चला है, ये कितने दिन का कार्यक्रम रहा है, तो 1 महीने का, और इसका शुभारंभ किसने किया है, तो मोहम्मद अकबर जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है ताइक्वांडो खेल के प्रदर्शन में 9 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ से चयन हुआ। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश के जो 9 खिलाड़ी हैं ताइक्वांडो खेल से संबंधित, उनका चयन राष्ट्रीय स्तर पर हो गया है। तो ये जो 9 खिलाड़ी हैं, और ताइक्वांडो खेल क्या है हम इसके बारे में जानेंगे कि 19वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को कुल 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब ताइक्वांडो क्या है, तो ताइक्वांडो जो है वो एक मार्शल आर्ट है जिसे कोरिया में विकसित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है कि ताइक्वांडो खेल का विकास या उत्पत्ति किस देश में हुई थी, तो ये कोरिया से संबंधित खेल है जो बाद में इतना प्रचलित हुआ कि पूरे विश्व में इसे खेला जाने लगा। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये एक प्रकार का स्वतंत्र युद्ध खेल है जिसमें हाथ और पैरों से प्रतिद्वंदी को पीछे धकेला जाता है। ठीक है, ये इस टाइप का एक खेल होता है जिसमें कोई हथियार यूज नहीं किया जाता है या कोई भी प्रॉप यूज नहीं किया जाता है। अपने हाथ और पैरों का प्रयोग करके हम अपने प्रतिद्वंदी को हराते हैं। ये एक टाइप का मार्शल आर्ट है। तो ये चीज पूछा जा सकता है कि किस टाइप का खेल है, तो ये एक मार्शल आर्ट संबंधित खेल है। ठीक है, इसमें जो छत्तीसगढ़ है उसे 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो प्राप्त हुए हैं। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो है अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ। हमने आज से पहले पढ़ा था रीपा, दैट इज रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब कि ग्रामीण औद्योगिक पार्क, और उसी की तर्ज पर UIPA का निर्माण किया गया है, दैट इज अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क। तो ये क्या है कि हम इसे कंपेयर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे रीपा के द्वारा। रीपा जो है वो महात्मा गांधी जी के नाम पे शुरू की गई एक बहुत अच्छी योजना है, जिसके तहत क्या किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई है, जिसमें इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया जाता है, लोगों को छोटे छोटे कामों का प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर उस प्रशिक्षण के द्वारा और उनके द्वारा बनाए गए चीजों को एक मार्केट दिया जाता है जहाँ पे वो लोग अपनी चीजें बेचते हैं और अपना जीवन स्तर सुधारते हैं। तो ये जो रीपा है वो ग्रामीण स्तर पे लोगों के लिए था, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और इसी तर्ज पर जो शहर में निवास करने वाले जो गरीब लोग हैं उनके लिए अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। तो कहाँ हो रहा है ये, तो छत्तीसगढ़ के 58 नगरीय निकायों में ये शुरू किया गया है। तो जो 58 नगरीय निकाय है उसमें से 14 जो है वो नगर निगम है और 44 जो है वो नगर पालिका है। ठीक है, इसके लिए निर्धारित राशि क्या है, तो प्रत्येक अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क को 2 करोड़ की राशि जो है वो प्रस्तावित की गई है, ताकि इस राशि से वो लोग वहां पे अपना काम शुरू कर सके। ठीक है, तो जो ये अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क होगा वहां पे कौन कौन सी गतिविधियां होंगी, तो इसमें फ्लाई एश ब्रिक्स, पेवर ब्लम्स, ह्यूम पाइप का निर्माण, आटा चक्की, मसाला उद्योग, पेपर कप निर्माण, ये सारी चीजों का जो है वो निर्माण इन पार्क में किया जाएगा और फिर इनको मार्केट में बेचा जाएगा। जो प्राइस मिलेगा वो जो ये काम करने वाले लोग हैं, जो कि जनरली स्व सहायता समूह से संबंधित लोग होते हैं या फिर इंडिविजुअल्स भी होते हैं, तो इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिससे इनको एक रोजगार मिलेगा और इनका जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क। अब हम देखते हैं शाला प्रवेशोत्सव। जैसे ही जुलाई का महीना या जून का महीना, जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से 15 या 16 जून से विद्यालय आरंभ हो जाता है, तो जैसे ही विद्यालय आरंभ होता है छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये बेसिकली एक आयोजन है जिसके द्वारा जो बच्चे हैं उनको विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो क्योंकि इस वर्ष
छत्तीसगढ़ में कुछ कारणों से विद्यालय थोड़ा देरी से आरंभ हुए, तो इसलिए शाला प्रवेशोत्सव जो है वो 26 जून से 26 जुलाई तक चलाया जा रहा है। ये 1 महीने का कार्यक्रम है। इसमें क्या होता है कि स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चों को माथे में टीका लगाकर उनका स्वागत किया जाता है। कई स्कूलों में कॉपी किताब का वितरण किया गया है, कई सरकारी स्कूलों में ड्रेस का वितरण किया गया है, और कुछ ऐसे स्कूल है जिसमें कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं उनको सरस्वती साइकिल योजना के द्वारा साइकिलों का भी वितरण किया गया है। ठीक है। अभिभावकों को बेसिकली इस योजना के द्वारा प्रेरित किया जाता है कि जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, कुछ मजदूर वर्ग के लोग हैं, कुछ वंचित वर्ग के लोग हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है। और उसके लिए ये सारी चीजें जो है वो की जाती हैं। अब देखते हैं कि इस वर्ष ये जो कार्यक्रम है शाला प्रवेशोत्सव, इसकी शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी ने की है। कहाँ से? JN पांडे स्कूल से। JN पांडे स्कूल जो है वो रायपुर में एक सरकारी स्कूल है, जहाँ से हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब हम आते हैं मिलेट मिशन के बारे में। जैसा कि हमने सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ के मिलेट मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया था, तो देखते हैं कि मिलेट मिशन, मिलेट्स ये सब क्या होते हैं। ठीक है। तो मिलेट क्या होते हैं? वो होते हैं बेसिकली जो मोटे अनाज होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारी चीजें जो होती है वो मिलेट्स के अंदर आती है। पहले के समय में हम अपने भोजन में इन चीजों का बहुत इस्तेमाल किया करते थे, और ये जो भोजन है वो बहुत पौष्टिक होते हैं, ये जो अनाज है बहुत पौष्टिक होते हैं। लेकिन कुछ कारणों से हमारा भोजन जो है वो सिमटकर गेहूं और चावल में आ गया है, तो इसलिए ये जो अनाज है उनकी उपेक्षा कर दी गई थी। लेकिन विगत कुछ वर्षों से, 1-2 वर्षों से छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो इन अनाजों के लिए काफी जागृत हो गई है और इस पर बहुत अच्छा वर्क कर रही है। तो हम देखते हैं आगे कि छत्तीसगढ़ में इन अनाजों पे क्या काम हो रहा है। ठीक है। तो पहले मिलेट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जैसे मैंने बताया कि ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कोदो, कुटकी, ये सब जो होते हैं वो मिलेट्स के अंदर आते हैं। मिलेट का मतलब होता है मोटे अनाज। ठीक है। ये जो मिलेट्स है उन्हें सुपर फूड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें पोषक तत्व जो है वो अपेक्षाकृत बहुत अधिक होते हैं, इसलिए इन्हें सुपर फूड बोला जाता है। और इस मिशन से छत्तीसगढ़ में मिलेट्स का रकबा जो है वो 1.5 गुना तक बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में पहले सिर्फ धान की खेती होती थी, लेकिन जब से ये मिशन चलाया गया है और इसके कार्यक्रम को देखते हुए यहाँ के किसान न सिर्फ धान बल्कि अपने खेतों में मिलेट्स को उगाने में भी बहुत ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं, जिसके कारण मिलेट्स का जो रकबा है वो जो इसकी पिछली स्थिति थी उससे 1.5 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है वो रायगढ़ के खरसिया द्वारा लिया गया है कि खरसिया में मोबाइल मिलेट कैफे का आरंभ किया गया है और जिसे नाम दिया गया है मिलेट्स ऑन व्हील। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है कि मिलेट्स ऑन व्हील क्या है या कहाँ से शुरू हुआ है। तो उसका आंसर होगा कि रायगढ़ के खरसिया में ये शुरू हुआ है और ये क्या है? ये एक मोबाइल मिलेट कैफे है। ठीक है। और मिलेट्स के लिए छत्तीसगढ़ को अवार्ड भी मिला है, और वो कौन सा अवार्ड है? पोषक अनाज अवार्ड 2022 का अवार्ड जो है वो छत्तीसगढ़ को इस मिशन के लिए मिला हुआ है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन क्या है। तो देखिए, मिलेट मिशन एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के ऐसे किसान जो लघु धान्य फसल उगाते हैं उनको इनपुट सहायता, फसलों को उगाने से जुड़ी तकनीक, विशेषज्ञों द्वारा परामर्श और उनके लघु धान्य के सही दाम दिलाना जैसे लाभ दिए जाएंगे। ठीक है। और इस मिशन के तहत राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को भारत का मिलेट हब बनाना चाहती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत सरकार जो है वो इस मिशन के कारण छत्तीसगढ़ को भारत का मिलेट हब बनाना चाहती है और छत्तीसगढ़ की सरकार अपने राज्य में हो रहे लघु धान्य फसलों की बढ़ोतरी पूर्ण रूप से कराना चाहती है। ठीक है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता है, तो छत्तीसगढ़ की पहचान धान की फसल से है, लेकिन इस मिशन के कारण छत्तीसगढ़ की पहचान जो है वो मिलेट्स के क्षेत्र में भी काफी बढ़ गई है और ये एक इतने अच्छे सिचुएशन पे पहुंच गया है कि अब छत्तीसगढ़ को मिलेट्स हब बनाने का सपना देखा जा रहा है। और इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो हर संभव
सहायता जो है वो उन किसानों को कर रही है जो अपने खेतों में मिलेट्स भी उगा रहे हैं। तो देखते हैं कि वो कैसी सहायता कर रही है और क्या लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो मिलेट मिशन है उसकी विशेषताएं क्या है, मतलब किसानों को इस मिशन से क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही है। तो मिलेट मिशन छत्तीसगढ़ के किसानों की लघु धान्य फसलों को उगाने में जिस प्रकार की भी मदद चाहिए उसे उपलब्ध कराएगी। मतलब कोई भी किसान है जो मिलेट्स की खेती करना चाहता है और उसके लिए उसे जिस भी प्रकार की सहायता चाहिए वो छत्तीसगढ़ शासन जो है वो उसे प्रोवाइड करेगी। दूसरी विशेषता है कि मिलेट मिशन के लिए 170 करोड़ 30 लाख रुपए आगामी 5 वर्षों के लिए का प्रबंध किया जाएगा। मतलब आने वाले 5 वर्षों में मिलेट मिशन के लिए छत्तीसगढ़ जो सरकार है वो 170 करोड़ 30 लाख रुपए का इंतजाम करेगी ताकि उन रुपयों का उपयोग जो है वो मिलेट्स और मिलेट्स से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उसके लिए कर पाए। ठीक है, फिर तीसरी विशेषता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार अपने राज्य के किसानों को उनके लघु धान्य में फसलों के सही दाम दिलवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो किसान है वो सिर्फ धान की जगह मिलेट्स तो उगा ले रहे हैं लेकिन फिर उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं। जो भी किसान मिलेट्स उगाता है तो उसे उस मिलेट्स का सही दाम दिलवाने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वयं के ऊपर ली है। ठीक है, अब इस मिशन के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एक OMU पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, और किसके साथ किया है ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिलेट मिशन से सबके संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसके साथ OMU पर हस्ताक्षर किया है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च दैट इज IIMR के साथ छत्तीसगढ़ राज्य ने OMU किया है। और छत्तीसगढ़ राज्य के जो 14 जिले के कलेक्टर है बेसिकली, उनके साथ ये OMU हुआ है। अब ये OMU किन टॉपिक पे हुआ है, तो इस MOU के तहत IIMR जो है मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो है वो राज्य में कुटकी, रागी और कोदो की सबसे अच्छी क्वालिटी के जो बीज होते हैं उनको उपलब्ध कराना, सीड बैंक की स्थापना के लिए मदद और जो मिलेट्स हैं उनकी जानकारियां या अन्य जरूरी मदद उपलब्ध कराना है। ठीक है, मतलब कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है वो क्या करेगी कि सबसे पहले जो राज्य में जिस भी प्रकार के मिलेट्स को उगाना है तो उसके लिए जो बीजों की आवश्यकता होती है तो बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज प्रोवाइड करेगी। दूसरा, सीड बैंक की स्थापना करने के लिए मदद करेगी छत्तीसगढ़ में ताकि हम उन बैंकों से जो किसान है वो अच्छी क्वालिटी के बीज ले सके। उसके बाद फिर मिलेट्स की जानकारी और जो भी जरूरी मदद है वो उनको किसानों को उपलब्ध कराएगी या छत्तीसगढ़ को उपलब्ध कराएगी। ये जो है वो इस MOU का हिस्सा है। ठीक है, अब देखते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र छत्तीसगढ़ के किसानों को सारी वैज्ञानिक तकनीकों को इस्तेमाल करने का तरीका और अन्य प्रशिक्षण प्रदान करेगी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिलेट से संबंधित तकनीकों का प्रशिक्षण किनके द्वारा दिया जाएगा, तो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किसानों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार ने यह तय किया है कि इन्हें शहर के बाजारों तक भी पहुंचाया जाएगा और यह उनके राज्य के किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। वही जैसा कि मैंने बताया कि सरकार जो है वो इन किसानों को जो मिलेट्स उगा रहे हैं उनको एक बाजार भी प्रदान करेंगी। इसके बाद जो इसकी अगली विशेषता है वो है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कुटकी, रागी और कोदो जैसे पोषक फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में स्थान दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कि इन फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में दिया है तो इस योजना के तहत सामान्यतः धान उगाने वाले किसानों को जो फायदा होता है वो अब मिलेट्स उगाने वाले किसानों को भी इस योजना से बहुत फायदा होगा। ठीक है, इसका अगली विशेषता है कि छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ के वन धन की सहायता से लघु धान्य फसलों की खरीदी की जाएगी। अगली है, राज्य सरकार ने तय किया है कि लघु धान्य फसलों का उपयोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिड डे मील और अन्य पोषण और अनाज प्रदान करने वाले कार्यक्रमों जैसी योजनाओं में होगा। इसका मतलब ये है कि अब इन मिलेट्स का उपयोग जो है या लोगों को इस मिलेट से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सरकार ने किया है कि मिड डे मील हमारे जो कार्यक्रम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा भी ये मिलेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लोगों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। मिड डे मील कार्यक्रम में जो बच्चे हैं उनको मिड डे में मिलेट से बनी वस्तुएं या भोजन खिलाया जाएगा। और ऐसे ही
कई ऐसे कार्यक्रम जो अनाजों से संबंधित है उसमें मिलेट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत ऐसे किसान जो कुटकी, रागी और कोदो जैसी फसल लेंगे तो उन्हें 9,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये जो मिशन है उसके द्वारा वो किसान जो मिलेट्स की खेती करते हैं तो उन्हें प्रति एकड़ मिलेट्स की खेती के लिए 9,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और यदि किसान धान के बदले लघु धान्य फसल उगाता है तो उन्हें 10,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। मतलब वो किसान जो पहले अपने खेत में धान की फसल उगा रहा था और अब धान की फसल ना उगा के मिलेट्स की खेती करता है तो उसे प्रति एकड़ 10,000 रुपए जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। अब देखते हैं कि ये जो सारी विशेषताएं हमने देखी या जो सारी फैसिलिटीज हमने देखी जो सरकार किसानों को प्रोवाइड कर रही है तो उससे क्या फायदा होगा। तो इससे हमें लाभ होगा कि पहले मिलेट रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, इस मिशन के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को भी रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, कैसे रोजगार दिया जाएगा, तो एक्चुअली मिलेट से कुछ लड्डू और कुछ कैफेज चलाए जा रहे हैं जिसमें मिलेट से डोसा, पोहा जैसी चीजें खिलाई जा रही है। तो ये सारी चीजों का संचालन करने के लिए राज्य जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को अप्रोच करेगी, तो जिससे उनको भी एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, सरकार का मानना है कि राज्य में खान पान से जुड़ी बीमारियों और समस्याओं का निदान भी हो सकता है कि जैसे कि हम जानते हैं मिलेट्स जो है उसे सुपर फूड बोला जाता है, वो बहुत पोषक होते हैं। तो इसलिए राज्य सरकार ये मान रही है कि मिलेट्स को बढ़ावा देने से खान पान से संबंधित जो बीमारियां हैं उनका निदान होगा। मिलेट मिशन राज्य में रोजगार की समस्या को भी दूर करेगा, जिसके अंतर्गत किसान, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं और युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक है, और पहले चरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को एमओयू में सम्मिलित किया गया है और अगले चरण में और भी जिलों को शामिल किया जाएगा कि जैसे कि IIMR हैदराबाद से हमारा जो एमओयू हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ के सिर्फ 14 जिले सम्मिलित है। सरकार की योजना है कि कुछ समय के बाद छत्तीसगढ़ के जो अन्य बचे हुए जिले हैं उसे भी इस एमओयू के अंतर्गत शामिल कर लिया जाए। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन में पात्रता क्या है, तो छत्तीसगढ़ का कोई भी किसान जो है वो इस मिशन के अंतर्गत जुड़ के मिलेट्स की खेती कर सकता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है उस पे आते हैं, वो है ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर। अब जैसा कि हमने देखा गया है कि जो भी सड़क दुर्घटनाएं होती है वो ठीक है, कई बार ड्राइवरों की लापरवाही के कारण होती है, लेकिन कई बार कुछ तकनीकी समस्याएं होती है गाड़ियों में जिसके कारण भी ये एक्सीडेंट्स जो है वो हो जाते हैं। तो इन तकनीकी समस्याओं के कारण एक्सीडेंट या दुर्घटना ना हो इसके लिए राज्य सरकार ने ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर की स्थापना की है। कहाँ करी है? रायपुर में। ये देश का पहला ऐसा ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर है और इसका उद्देश्य है सड़क हादसों को कम करना। और इसमें सुविधा क्या दिया जाएगा? अत्याधुनिक मशीनों द्वारा वाहन की फिटनेस की जाती है। यहाँ पे अलग अलग मशीनें जो है वो स्थापित की गई है जिसमें मशीनों के द्वारा जो गाड़ियां हैं उनके फिटनेस की टेस्ट की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि तकनीकी समस्याओं के कारण जो हमारी वाहन दुर्घटना की जो केसेस है या हादसे हैं उनमें कमी आए या न हो। अब हमारा अगला टॉपिक है कि रीपा में बनी गेड़ी और पूजा थाली से प्रदेश में मनाया जाएगा हरेली त्योहार। अब कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क, दैट इज UIPA। तो मैंने बताया था कि जो UIPA है उसका जो बेस है वो रीपा से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। और रीपा क्या है? रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, कुछ ऐसे पार्क्स जिनमें जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, इनमें कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप के और इंडिविजुअल्स जो है वो आते हैं और कुछ वस्तुओं का निर्माण करते हैं और इन वस्तुओं से वो अपना रोजगार प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रदेश के रीपा सेंटर्स हैं जिनमें, क्योंकि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी हरेली त्योहार आया जा रहा है और विगत कुछ वर्षों से हरेली त्योहार जो है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें गेड़ी चलाई जाती है, शस्त्रों की पूजा की जाती है। तो इसके लिए जो गेड़ी का निर्माण है और पूजा की थाली का निर्माण है वो रीपा सेंटरों में किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो रीपा सेंटरों में गेड़ियां बन रही है उसे हम अपने सी मार्ट में, दैट इज छत्तीसगढ़ मार्ट, तो वहां पे
उपलब्ध है ये, तो हम वहां से खरीद सकते हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं उनको होगा। अब हम देखते हैं कि जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं वो बेसिकली इन पूजा थालियों का निर्माण कर रही है, और बंसोड़ जाति के जो लोग हैं वो गेड़ियों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या है, हम आगे देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि रीपा क्या है। तो रीपा की जो है वो ग्रामीण आजीविका पार्क है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2022 को की गई थी, और रीपा सेंटर्स का आरंभ जो है वो 2 अक्टूबर 2022 से हो चुका है। रीपा का उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका और अतिरिक्त आय की व्यवस्था करना, और दूसरा उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है, ये रीपा का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत, रीपा के अंतर्गत जो कार्यक्रम है वो क्या है कि प्रत्येक विकास खंड में 2 गौठानों का चयन किया जाएगा, और समस्त आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के साथ उद्योग जो है वो आरंभ किया जाएगा। ठीक है, फिर निर्मित वस्तुओं को उचित बाजार प्रदान किया जाएगा, और इसका तीसरा कार्यक्रम है कि उद्योग के संचालन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी वहां पे की जाएगी। अब हमने जैसा कि देखा कि गेड़ी और पूजा की थाली का निर्माण किया जा रहा है किसके लिए, हरेली त्योहार के लिए। तो हरेली त्योहार क्या है, इसके बारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पे देखते हैं कि हरेली को छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए पहला उत्सव माना जाता है, क्योंकि किसान जब खेती करना शुरू करता है तभी ये उत्सव मनाया जाता है। तो ये कब आता है, तो सावन मास की अमावस्या को ये उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में विशेष क्या होता है, तो इसमें जो किसान है वो अपने औजारों की पूजा करते हैं। जिन औजारों से वो खेती किसानी का काम करते हैं, उन औजारों की पूजा वो इस त्योहार में करते हैं। छत्तीसगढ़ या व्यंजनों का भोग लगाया जाता है, दरवाजों पर नीम का पत्ता लगाया जाता है। देखिए, ये एक परंपरा है हमारी, लेकिन इसके पीछे एक बहुत अच्छा साइंटिफिक रीजन भी हमें जानने को मिलता है कि क्योंकि नीम माना जाता है कि नीम के पत्ते से बहुत शुद्ध हवा, नीम के पत्ते से हवा शुद्ध होती है। ठीक है, और क्योंकि बारिश का मौसम है तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े ये सब का आना जाना चलता रहता है। थोड़ा प्रदूषण या बरसाती समस्याएं जो होती है, वायरस और सब, जिसके कारण लोगों को समस्या होती है। तो इसके लिए नीम के पौधे की जो पत्तियां हैं वो लोग अपने घर के दरवाजे में लगाते हैं, जिसका इनडायरेक्ट, ये हमारी प्रथा है, लेकिन इसका एक इनडायरेक्ट फायदा ये होता है कि इससे हमारे घर में आने वाली जो हवा है वो कुछ काफी हद तक शुद्ध आती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे कि बंसोड़ जाति के लोग जो है वो गेड़ियों का निर्माण करें। तो बंसोड़ जाति के लोग क्या है कि वे जाति जो बांस की वस्तुएं बनाती है, जो छत्तीसगढ़ में बेसिकली जसपुर जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये जाति पाई जाती है, उनके द्वारा गेड़ियों का निर्माण किया जा रहा है। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि गेड़ी क्या है। तो ये एक प्रकार का खिलौना होता है जिसमें बांस के 2 डंडे होते हैं और उसमें पैर रखने के लिए स्टेप होता है। उसके ऊपर बच्चे या बड़े चढ़ते हैं और उसको खुद अपने हाथ से चला के आगे जाते हैं। ये एक प्रकार का खेल है, और कई जगहों पे गेड़ी दौड़ का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें गेड़ी में चढ़ के लोग दौड़ लगाते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही पारंपरिक खेल, पुराना पारंपरिक खेल रहा है। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं कि देश का सबसे बड़ा थोक बाजार। जी बिल्कुल, देश का सबसे बड़ा थोक बाजार जो है वो बनने जा रहा है कहाँ, नया रायपुर अटल नगर में, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल क्या होगा, 438.47 हेक्टेयर जो है वो इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के द्वारा इस थोक बाजार का निर्माण किया जा रहा है, जिससे माना जा रहा है कि थोक बाजार और यहाँ के व्यापारियों को बहुत फायदा होने वाला है, और ये अपनी तरह का पहला सबसे बड़ा थोक बाजार होगा पूरे देश में। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि है रोका छेका कार्यक्रम। ठीक है, तो ये रोका छेका कार्यक्रम क्या है, तो मुख्यमंत्री ने 6 से 17 जुलाई तक रोका छेका करने का आग्रह किया है, या रोका छेका कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया है। कब से, 6 से 17 जुलाई तक। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों है रोका छेका की, तो फसलों की रखवाली के लिए, और रोका छेका में पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था भी करने को कहा गया है। ठीक है, अब उससे पहले हम जानते हैं कि रोका छेका क्या है। रोका छेका का मतलब होता है रोकना, और छेकना मतलब एक हिसाब प्रकार से उसे बांध के रखना। ठीक है, तो हम जनरली देखते हैं कि जैसे ही बारिश का समय आता है तो खेतों में धान की बुआई होती है।
तो जैसे ही धान की बुआई होती है तो जो मवेशी हैं वो अपने भोजन के लिए खेतों में चले जाते हैं और जो धान उगे हुए हैं या जो भी फसल उगाई गई है उसे खा लेते हैं, जिसका सीधा सीधा नुकसान किसानों को होता है, राज्य की देश की फसल को होता है और फिर उसकी आर्थिक नुकसान हमें उठाना पड़ता है। तो इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक रोका छेका कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत जो मवेशी हैं जो खेतों में जाके फसल खाते हैं उन्हें रोक के उन्हें एक व्यवस्थित स्थान पे ले जाने की व्यवस्था की जाती है और उनके खाने पीने की व्यवस्था उस स्थान पे ही करी जाती है ताकि वो भोजन की तलाश में खेतों में ना जाएं और फसल को नष्ट न करे। तो इस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है, रोका छेका अभियान का शुभारंभ किया है। कब से? 6 से 17 जुलाई तक। ठीक है, तो ये हमारा रोका छेका था। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वो है नैनो यूरिया। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आविष्कार है नैनो यूरिया। ठीक है, और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि ये आविष्कार जो है या ये जो नैनो यूरिया है वो पूर्णतः हमारे देश में विकसित किया गया है। तो नैनो यूरिया से संबंधित कुछ बहुत बेसिक चीजें हम जानेंगे यहाँ पे कि यह एक लागत प्रभावी उत्पाद है, कम मात्रा में डालने पर ही फसलों को जरूरी नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, और इसे 31 मई 2021 को भारत में इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। इफ्को क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, यह दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया है और भारत इसे लॉन्च करने वाला पहला देश है। इसकी एक बोतल में 40,000 ppm नाइट्रोजन होता है जो सामान्य यूरिया के एक बैग के बराबर पोषक तत्व प्रदान करते हैं और इसके उपयोग से देश में यूरिया की खपत 50% तक कम हो सकती है। इसका अगर हम सामान्य भाषा में देखें तो क्या होता है कि यूरिया हमारे देश में शुरू से एक सॉलिड के फॉर्म में खेतों में डाला जाता है। तो उससे होता यह है कि पौधों को जितना पोषक तत्व चाहिए उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि हम यूरिया ज्यादा मात्रा में डालते हैं लेकिन जितनी मात्रा में डालते हैं उसमें से कुछ ही पौधों के पास जाता है, बाकी जो है वो पानी और मिट्टी, पानी के साथ बह जाता है या फिर मिट्टी में मिल जाता है। तो इससे किसानों का खर्चा भी बहुत बढ़ता है और उत्पादकता में भी असर होता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए भारत में नैनो यूरिया क्या होता है? ये लिक्विड फॉर्म के यूरिया होते हैं जिसे पौधों में छिड़का जाता है और ये माना गया है कि इस जो ये नैनो यूरिया होता है इसकी एक बोतल जो है वो सामान्य यूरिया के एक बैग यूरिया के बराबर होता है। ठीक है, और ये दावा किया जा रहा है कि एक बोतल मतलब अगर हम नैनो यूरिया यूज करते हैं तो देश में यूरिया की खपत जो है वो 50% तक कम हो जाएगी। अब देखते हैं कि नैनो यूरिया के क्या क्या लाभ है। तो नैनो यूरिया जो है वो ठोस यूरिया का ही तरल रूप है और यह कम लागत में फसल की नाइट्रोजन जरूरतों को पूरा करने के लिए नैनो तकनीक का उपयोग करता है। ठीक है, और इसके जो लाभ है वो क्या है कि नैनो यूरिया के उपयोग से फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी देखी गई है और कुछ परीक्षणों के अनुसार लिक्विड यूरिया के उपयोग से फसलों की पैदावार में करीब 8% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। ठीक है, जो सॉलिड यूरिया है उसकी जगह नैनो यूरिया जो है वो खेती में ज्यादा इफेक्टिव देखा गया है। और नैनो यूरिया की विषाक्तता और जैव सुरक्षा को लेकर परीक्षण किया गया था और इस परीक्षण में ये पाया गया है कि नैनो यूरिया जो है वो मनुष्यों, जानवरों, पक्षियों और मिट्टी के जीवों के लिए सुरक्षित है। जनरली यूरिया को मनुष्यों के लिए भी नुकसानदेह माना जाता है, जैव विविधता के लिए भी नुकसानदेह माना जाता है और मिट्टी में निवास करने वाले कुछ जो लाभदायक जीव हैं जो हमें खेती किसानी में मदद करते हैं उनके लिए भी नुकसानदायक माना गया है। लेकिन जो नैनो यूरिया है उनका जो परीक्षण किया गया तो वो इन सब के लिए भी काफी सुरक्षित माना गया है। ठीक है, अब 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया की एक बोतल में 40,000 मिलीग्राम पर ml नाइट्रोजन होता है जो 1 एकड़ खेती को नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। इतनी ही जमीन को नाइट्रोजन देने के लिए ठोस यूरिया के करीब 2.5 बैग लगते हैं। ठीक है, मतलब जो 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया जो है वो 2.5 बैग सॉलिड यूरिया के बराबर का काम करता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है। ठीक है, अब नैनो प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद बढ़ी हुई दक्षता के साथ सबसे उन्नत नाइट्रोजन उर्वरक है और खेती के लिए
नैनो यूरिया का उपयोग करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पड़ता है और इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है और हवा और पानी की गुणवत्ता में क्या होता है, सुधार होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि नैनो यूरिया का उपयोग हम देख रहे हैं काफी मात्रा में बढ़ रहा है और ये हमारे खेती किसानी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक माना जा रहा है। तो ये थी हमारे करंट अफेयर्स के 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक की टॉपिक्स। अगले आने वाले वीडियोस में हम जुलाई में जो अगले हमारे 6 से 10 तारीख तक के जो टॉपिक्स है जो हमारे लिए यूजफुल है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।